हेलो एवरीवन। हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने अब तक देखा कि प्लांट्स बिना किसी ऑर्गन सिस्टम के अपनी जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हमने अभी फोटोसिंथेसिस की बात कर ली है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो अगला चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन। उसके बारे में हमारी बात करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें दो टर्म आते हैं। एक तो हो गया आपका रेस्पिरेशन और दूसरा आता है ब्रीदिंग। ये दोनों टर्म अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जो होता है ये मैकेनिज्म होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको ट्रैक करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन ये एक्चुअल मैकेनिज्म बताता है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, उससे जो एनर्जी रिलीज करती है उसको हम ट्रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन का इंस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें इंस्पिरेशन होता है O2 एंड एक्सपिरेशन होता है ऑफ CO2। तो ये जो बस नॉर्मल एक्सचेंज होती है गैसेज की, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये रेस्पिरेशन में भी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्रीदिंग है वो रिस्पिरेशन है, ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग जो होता है बेसिकली वो रिस्पिरेशन का एक पार्ट होता है जिसमें जो वेरियस गैसेस इंक्लूड होती है इसको बर्न करने के लिए, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा फूड के लिए तो इसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन को इंस्पायर करना होगा। और जब वो एनर्जी रिलीज होती है ब्रेकडाउन के बाद तो उसमें CO2 रिलीज हो रहा होता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसको ब्रीदिंग कहते हैं और ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन के अंदर आती है, यानी ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। रेस्पिरेशन हमें ये बताता है कि जो हम फूड ले रहे हैं उसका ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन का इंस्पिरेशन हुआ, उसके इंस्पिरेशन होने के बाद वो कंबस्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कंबस्शन के टाइम जब वो कंबस्शन होता है तो उसमें CO2 भी रिलीज होता है, वो बाहर चला जाता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है एक्चुअल तो वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में ये फिनोमेना भी होती है, पर इसको बस जो केवल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ उसको ब्रीदिंग कहते हैं। ये पूरी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको हम ब्रीदिंग नहीं कहते। तो ये जो कॉमन टर्म्स है जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है, ये हो गया रेस्पिरेशन की बात। इसका एक कॉमन इक्वेशन होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेस होती कैसे है। ये हो गई इसका एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन होता है कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है। ये हो गया हमारा फूड, ग्लूकोज ही होगा ये ग्लूकोज हो गया। इसमें हमने ये इंस्पायर किया ऑक्सीजन, हमने ये बाहर एनवायरनमेंट से लिया, एटमॉस्फेयर से लिया। ये इसका जब कंबशन होता है तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये CO2 बाहर चला जाता है, रिलीज हो जाता है और ये जो एनर्जी बच रही है रिलीज हो रही है वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, हमने उसकी भी इक्वेशन देखी थी। वो इक्वेशन देख के ऐसा लगता है कि ये पूरी प्रोसेस बस एक बार में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोसेस भी अलग अलग पार्ट्स में होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस की अलग अलग स्टेजेस थी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो सेम फिनोमेना यहाँ भी होती है।
अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की। Substances which oxidizes in respiration. हमने अभी जो इक्वेशन देखा था उसमें था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है CO2 वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। तो जो उसमें ग्लूकोज था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिस्पिरेशन के प्रोसेस में, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स। इसके अलावा फैट, प्रोटीन्स भी होते हैं। पर ये इसकी जो फैट और प्रोटीन जब ये सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं जिसमें इनका कंबशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एक अलग कंडीशन में होता है। पर जो नॉर्मली होता है कार्बोहाइड्रेट्स हो गया जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, तो उस कैटेगरी का नॉर्मली कंबशन होता है और हम उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। एक होता है आपका टर्म ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा होता है आपका फिजियोलॉजिकल वैल्यू। हमने अभी देखा कि जो वेरियस सबस्ट्रेट्स थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, तो ये इनसे कितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है उसको जानने के लिए हमें ये टर्म्स जानना होगा ताकि इससे कंपैरिजन कर सकें हम कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो हमने कोई भी 1 ग्राम ले लिया सबस्ट्रेट, इसका कंबशन कराया, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। हमने 1 ग्राम कोई भी सबस्ट्रेट लिया, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, इसका कंबशन कराया बॉम्ब कैलोरीमीटर में। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है, नॉर्मली एक मेटल होता है जो पूरी तरीके से क्लोज होता है और उसमें ऑक्सीजन होता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें हमने इसका कंबशन कराएगा तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है रिलीज एनर्जी, इसको हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो जो उसकी एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज होता है, एक्चुअल रिलीज्ड एनर्जी by combustion of 1 gram of substrate। ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में हो गया कि जो नॉर्मल कंडीशंस में मतलब एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है उसके हिसाब से हमारी बॉडी कितना ऑक्सीजन ले रही है और उससे कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वो वाली वैल्यू होगी जिसमें। और इसमें होता है कि इसको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है इस केस में, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू। नॉर्मली जो रिलीज्ड एनर्जी होती है, बात करें उसकी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट,
प्रोटीन, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू की बात करें तो वो होता है आपका 4.5। ये हो गई जो रिलीज एनर्जी है कि हमने अगर कार्बोहाइड्रेट का कंबशन किया स्पेशल कंडीशन में जिसमें हमने उसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दिया है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू में हो जाएगा कि उसे नॉर्मली वो जितना ले सकता है उसने उतना लिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये उसकी एनर्जी रिलीज होगी कि किससे कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट से निकलती है स्पेशल कंडीशन में 4.1, फिजियोलॉजिकल हो जाएगा, ये नॉर्मली हमें देता कितना है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की बात करें तो ये हो गया आपका 5.65, यहाँ पे भी ये 4 ही देता है, और फैट 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नॉर्मल कंडीशंस में जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसमें हमें ये एनर्जी मिलती है, स्पेशल कंडीशन में ये इतनी एनर्जी देता है। तो अगर ऐसे कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है। तो जो हमारी बॉडी होती है वो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करती है। इसके पीछे रीजन है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कम ऑक्सीजन में ही एनर्जी रिलीज कर देता है, लेकिन जब फैट जो बर्न करना होता है तो उसके लिए उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। ये रीजन हो गया। और दूसरा ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनको स्टोर करके रखा नहीं जा सकता। फैट को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो वो कम एरिया लेता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा एरिया लेता है, और फैट उतने एरिया में बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकता है। तो फैट नॉर्मली स्टोर होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें नॉर्मली एनर्जी मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाए तो उस कंडीशन में प्रोटीन या फैट से हम एनर्जी डिराइव करते हैं। तो ये तो हो गया कंपैरिजन कि हमें किस सबस्ट्रेट से कितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। अब बात करते हैं, क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कि रिस्पिरेशन के फीचर्स क्या क्या है। ये एक्सरगोनिक प्रोसेस है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एनर्जी रिलीज करता है, तो जो प्रोसेस एनर्जी रिलीज करती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं या उसी को एक्सरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। ये टर्म्स हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कहीं भी ये टर्म दिखता है तो फिर समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि नॉर्मल हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी क्या जरूरत है, पर डाउट्स आते हैं अगर हमने कहीं ये टर्म देखा तो कि इसका क्या मतलब था। ये डाउनहिल प्रोसेस होती है, यानी पैसिव प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें एनर्जी एक्स्ट्रा देनी नहीं पड़ती, उल्टा ये एनर्जी रिलीज करता है। तो ये होगी आपकी डाउनहिल प्रोसेस और एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। उसके साथ ही ये एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है। एम्फीबोलिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि इसमें जो दो प्रोसेस होती है, नॉर्मल मेटाबॉलिक होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होती है इसमें, और एनाबॉलिक प्रोसेस भी होती है। इसमें हमने ये पढ़ा कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये डाउनहिल प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें ये पैसिव प्रोसेस होती है, इसे कहीं बाहर से एनर्जी देनी नहीं पड़ती है। और दूसरा ये
ये एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों होता है। एम्फीबॉलिक की बात करें तो इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी चल रही है और एनाबॉलिक भी। एनाबॉलिक का हो जाता है मतलब कंस्ट्रक्टिव, यानी इससे कुछ बन रहा होगा इस प्रोसेस में, सिर्फ ये नहीं कि केवल ब्रेक डाउन हो रहा है, इससे कुछ बनता ही है। और दूसरा कैटाबॉलिक हो गया यानी डिस्ट्रक्टिव, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमने इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया तो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो जो इसकी जो बेसिक इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और हमें उससे एनर्जी मिल रही है। तो कंस्ट्रक्टिव कहाँ काम कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव मतलब इससे नया मॉलिक्यूल कहाँ बन रहा है। तो इस प्रोसेस के हो जाने के बाद इसमें कार्बन का स्केलेटन बचता है, वो जो सेल्स होती है फर्दर न्यू मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए यूज कर लेती है। तो वहाँ पे ये एनाबॉलिक में भी हेल्प कर रहा है, और कैटाबॉलिज्म तो वो पहले ही दिख रहा है कि इसमें कैटाबॉलिज्म है, तो इस वजह से ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस होती है। ये हो गए इसके फीचर्स। अब बात करते हैं कि हाउ डज प्लांट मेंटेन्स रेस्पिरेशन। इसकी बात करें तो ये नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह इसमें ऑर्गन सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी अपने जो इनके जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, हम इसमें इसके बारे में बात करेंगे। तो जो नॉर्मली रिस्पिरेशन करता है वो करते हैं स्टोमेटा, ये लीव्स में पाया जाता है एंड लेंटिसेल्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्लांट का हार्ड पार्ट होता है, लाइक उसके बार्क्स हो गए, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है लेंटिसेल्स, ये पोर लाइक होता है, तो ये गैसेस एक्सचेंज अलाउ करता है। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट के केस में। ये सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है नॉर्मली, और ये हार्ड पार्ट पाया जाता है, जो उसकी बाकी पूरी पार्ट लीव्स के अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर हो गए वहाँ पे नॉर्मली पाया जाता है। तो ये तो हो गया कि रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है इसमें। अब बात करते हैं कि ये मेंटेन कैसे करता है। तो इसके पहले पॉइंट की बात करें तो इसके में जितने भी पार्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के, तो जितने पार्ट्स के रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो अपना रेस्पिरेशन खुद करते हैं, वो किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं करते कि दूसरा रेस्पिरेशन करेगा उससे एनर्जी लेगा। तो इस वजह से वो जो काम हो रहा है वो बढ़ जाता है, तो इससे काफ़ी ईजीनेस हो जाती है। पहला पॉइंट ये होगा। और इस चूंकि सब अपने सारी सेल्स अपना रेस्पिरेशन खुद कर रही हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नॉर्मली गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ये ज़्यादा डिस्टेंस जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो स्टोमेटा पे जो भी सेल्स रेस्पिरेशन कर रही हैं, वो प्लांट के सरफेस पे ही पाए जाते हैं, उसकी आउटर लेयर पे एक्सपोज एरिया पे पाए जाते हैं, ताकि वो वहाँ से नॉर्मली गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फर्दर जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हर प्लांट पार्ट ऑब्वियसली बात है वो ले लेता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं करना पड़ता है, अगर थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है तो वो ये खुद मेंटेन कर लेते हैं। और उसमें वो लूज पैरेन्काइमा टिश्यू सेल्स जो लेंटिसेल्स बने होते हैं उसमें वो प्रेजेंट होते हैं, और चूंकि उनका जो पैकेजिंग होता है वो लूज होता है, जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो आसानी से हो जाता है। तो इसमें हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि सारे प्लांट पार्ट अपने रेस्पिरेशन खुद कर रहे हैं, तो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम करना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि जो ये डिस्टेंस अगर ट्रांसपोर्टेशन हो भी रहा है तो वो सारे जो प्लांट पार्ट रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इनमें जो डिस्टेंस उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो उनकी गैसेस एक्सचेंज होती है, जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक होता है और CO2 रिलीज हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस में खुद रिलीज हो रहा होता है,
तो ऑक्सीजन वो बाहर से ले लेता है, CO2 तो इसको बाहर लीच करना होता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो बहुत कम होती है। इसकी जो नॉर्मल रूट स्टेम्स और लीव्स का अगर हम रेस्पिरेशन की रेट की बात करें तो ये बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। इनमें कोई गैसेस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से ये आसानी से मैनेज कर लेते हैं रेस्पिरेशन को। प्लस सारे प्लांट इनमें लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होता है सॉरी, तो जिसकी वजह से ये सारी जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग काम कर रही होती है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि दूसरी सेल से एनर्जी बनाएगी ATP के फॉर्म में से ट्रांसफर करेगी, सारी सेल अपना काम खुद कर रही होती है। और तीसरा जो ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन को मेंटेन कर लेते हैं। ये हो गया बेसिक इंट्रो रेस्पिरेशन के बारे में कि कौन सी प्रोसेस कहाँ हो रही है, वो होती क्या है और किस फॉर्म से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हमने कौन से सबस्ट्रेट का कंबस्शन किया, हमने फैट यूज किया, कार्बोहाइड्रेट यूज किया, प्रोटीन यूज किया, उसके बेसिस पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये दो तरीके की होती है। पहला हो गया फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें जो नॉर्मली सबस्ट्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फैट में से किसी का कंबशन करा रहे हैं इसको हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। और जो प्रोटोप्लाज्मिक होता है इसमें जो सबस्ट्रेट होता है नॉर्मली वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इस वजह से भी इसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर हमने रेस्पिरेशन जिसमें हम कंबशन करा रहे हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का कंबशन करा रहे हैं फिर फैट का कंबशन करा रहे हैं तो हम उसको फ्लोटिंग कहते हैं। और अगर हमने प्रोटीन का कंबशन करा है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो नॉर्मली कंबशन होता है ये तब होता है जब बॉडी में मतलब काफ़ी टाइम से कार्बोहाइड्रेट या फैट की एंट्री नहीं हुई होती है, बहुत टाइम से आदमी भूखा होता है, तो उसके बाद से जो होता है प्रोटीन का कंबशन होता है और फाइनली हमें लास्ट स्टेज में प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, जिसमें दो टाइप्स थे, एक था फ्लोटिंग और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन की बेसिस से बात करें तो रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। इसमें जो भी एरोबिक की बात करें तो इसमें जो भी सबस्ट्रेट का कंबशन हो रहा होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसका। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और हमें फाइनली मिलता है CO2, वाटर एंड एनर्जी।
नॉर्मली हमें एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में ये मिलता है। एनारोबिक की बात करें तो इसका जो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, इसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसमें हमें फाइनली मिलता है लैक्टिक एसिड या इथेनॉल। ये हो गया पॉइंट जो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और हमें फाइनली मिलता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। इसमें भी एनर्जी मिलती है, इसमें भी मिलती है, उसके बाद हम आगे करेंगे। इसके अलावा बात करें तो इसमें 36 to 38 ATP मिलता है। इसमें हमें सिर्फ 2 ATP मिलता है पर ग्लूकोज। अगर हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज किया तो हमें उसमें इतनी ATP मिलती है, 36 मिलेंगी या 38 मिलेंगी। इसका जब हम एक्चुअल मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होता है कि ये 36 क्या है और ये 38 क्या है, और ये भी पता चलेगा कि ये 2 ATP की भी सिंथेसिस हो रही है, वो कैसे हो रही है। तो ये तो हो गया इसकी बेसिक डिफरेंस। इसके साथ ही बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन का इसमें जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। ये पॉइंट इसका जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो वो होता है एसिटाल्डिहाइड या फिर पायरुवेट। ये हुआ इसके फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस, जिसमें इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, इसमें हमें CO2 और वाटर मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। एनर्जी दोनों में मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है और इथेनॉल मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जो इसमें एनर्जी होती है एरोबिक में वो ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 36 और 38 ATP है, और इसमें हमें सिर्फ 2 ATP मिल रहा है। इसके साथ ही जो इसका फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये एरोबिक के केस में ऑक्सीजन है, और जो एनारोबिक है उसमें एसिटाल्डिहाइड और पायरुवेट होता है। क्योंकि ये दोनों जो कंडीशन होती है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि इसके रेस्पिरेशन के बेसिक टाइप्स क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि वो सबस्ट्रेट के बेसिस पे क्या 2 थे हमने पढ़ा। इसमें फ्लोटिंग था, प्रोटोप्लाज्मिक था, और दूसरा हो गया हमारा डिवीजन की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।